नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद दीपन, जहां पर हर हफ्ते मैं कुछ नए-नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने ले आता हूं और किस तरह कुछ टूल्स और टेक्निक्स अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में और ज्यादा निखार आ सकता है। जी हाँ, इस हफ्ते मैं आपके लिए लेके आया हूं नेगोशिएशन स्किल्स और कैसे अगर कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ उसूल अगर हम फॉलो करें जब हम नेगोशिएट कर रहे हैं सामने वाले पार्टी के साथ, तो आप देखेंगे कभी भी आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। नोबडी वुड बी एबल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। कभी भी आप लूजिंग एंड पे नहीं रहेंगे, या फिर अगर मैं बोलूं कभी कोई आपको टोपी नहीं पहना पाएगा। तो शुरू करें। तो नेगोशिएशन स्किल्स आज के जमाने में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे आप एक गृहिणी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो या किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो। आपके टीम के साथ, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके वेंडर्स के साथ, आपके परिवार में सबके साथ दिन भर आपको नेगोशिएट करना ही पड़ता रहता है। खासकर जब आप एक बायर हो या फिर एक सेलर हो, तब और ज्यादा मायने रखता है ये स्किल। और इस स्किल में अगर हम थोड़ा निपुणता लाएं, थोड़ा अवेयरनेस के साथ इस स्किल को इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं आपको नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में, आज हम एक बात थोड़ा जान लेते हैं कि एक सिनोनिम टर्म है बार्गेनिंग, जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में कुछ फर्क है, वो पहले समझते हैं। तो दोस्तों, बार्गेनिंग होता है कि किसी चीज का दाम अगर मान लीजिए 1000 रुपए है, उसको कम करके कोट करना, मान लीजिए 500 रुपए। अब आपने इतना कम क्यों कोट किया? इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका बजट ना हो, इसलिए हो सकता है कि आपको वैल्यू ऑफ द प्राइस ना लगे, यानी कि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसका दाम शायद उस लायक ना लगे आपको। या थर्ड, वही सामान आपको किसी दुकान में कम दाम में मिल रहा हो और उस पर भी आप थोड़ा पैसा बचाना चाह रहे हो। मान लीजिए 1000 रुपए का सामान आपको 700 रुपए में मिल रहा हो कहीं पर, और आप उसको 500 रुपए कोट कर रहे हो ताकि आपका थोड़ा और पैसा बच सके। अब नेगोशिएशन ऑन द कॉन्ट्रेरी में होता है 3 स्टेजेस, जो मैं आपको अब बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज होता है विन एंड लूज। इसमें एक बायर और एक सेलर जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी डील के लिए, इसमें से एक जन बाय द एंड हारा हुआ महसूस करता है और एक जन जीता हुआ महसूस करता है। हो सकता है एक पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा हो दूसरे पर, जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है लूज लूज, जिसमें बायर और सेलर दोनों ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं बाय द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई, मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो, आपके कोई जान पहचान के लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप दवाई ढूंढ रहे हैं सब जगह। आपको एक दुकान में दवाई मिला, लेकिन वो आपको शायद एमआरपी से भी ज्यादा प्राइस में बेचना चाह रहे हो। हाँ, तो इस समय दोनों ही लूज लूज। आपको दवाई की जरूरत है, इसलिए भले ही आप खरीद लेंगे, लेकिन यू वुड ऑल्सो इंश्योर कि आप उस दुकान में अगली बार कभी ना जाएं। सेम वे, उस सेलर को उस समय लगता हो कि मैंने ज्यादा मुनाफा कमा लिया, लेकिन उसने जीवन भर के लिए वो कस्टमर गवा दिया, और साथ ही साथ वो कस्टमर जो बैड पब्लिसिटी करेगा उस दुकान के लिए, वो बात अलग। तो इसमें भले ही बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक पार्टी को लग सकता है कि मैं जीत गया, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म दोनों ही हारे हुए रहते हैं। थर्ड स्टेज होता है विन विन, जब दोनों ही पार्टी खुशी खुशी जाते हैं। सेलर को भी कुछ मुनाफा मिलता है, उसका सामान भी बिक जाता है, उसने कस्टमर भी बांध लिया। बायर जो है उसको भी एक वाजिब दाम में एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सामान मिल जाता है। तो दोनों ही खुशी खुशी डील को क्लोज करते हैं और दोनों ही अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं। हमें एज अ सेलर हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो बायर है, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो हमेशा विन विन सिचुएशन में हमें अपने डील को क्लोज करने का टारगेट करना चाहिए। बहुत समय ऐसा होता है आपको विन लूज हो, शायद आप विनिंग एंड में हो या फिर आप लूजिंग एंड में हो, लेकिन हमें ये बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा कि ताकि हम मैक्सिमम टाइम विन विन सिचुएशन में किसी भी डील को क्लोज करें। अब बात करेंगे कि नेगोशिएशन स्किल जरूरी तो है, लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं। फर्स्ट और बहुत ही एविडेंट फायदा है कॉस्ट सेविंग। जी हाँ, आप जब नेगोशिएशन करते हैं आप काफी कुछ
पैसा सेव कर सकते हैं, जो कि बहुत एविडेंट है, जिस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। सेकेंड पॉइंट है, आप रिलेशनशिप बिल्ड बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, बहुत अच्छा रैपो बिल्ड कर सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं, उनको अपना एक रिकरिंग क्लाइंट बना सकते हैं जो बार 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 आपसे बिजनेस डील करना चाहेंगे। तो ये बहुत जरूरी रहता है। थर्ड पॉइंट होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जी हाँ, मान लीजिए आपके दो दोस्तों में मनमुटाव चल रहा हो, क्योंकि आप दोनों के ही बहुत प्रिय हैं, आपको एक अनसेड जज बना दिया गया कि तुम हमारे बीच में आओ, तुम ही फैसला करो कि कौन सही है कौन गलत है। बाय द वे, एक बहुत ही दो लाइन मुझे याद आ गए, है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा है इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। Isn't it? आप ताली बजा सकते हैं। ओके, सो हो सकता है आपको दो दोस्तों के बीच में एज ए मीडिएटर लाया गया हो, एज ए नेगोशिएटर लाया गया हो कि तुम ही बताओ कि कौन सही है इसमें। अगर आप अपने नेगोशिएशन स्किल पे एक्सपर्टीज रखते हैं, आप देखेंगे आप कामयाब होंगे उन दोनों पार्टीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए और दोनों में एक समन्वयता बनाने के लिए। आपको ये स्किल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे हेल्प करेगा। लेकिन इससे पहले कि आप एक मीडिएटर बने, आपको अपने नेगोशिएशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। एक और बेनिफिट है नेगोशिएशन का, टू बी कॉम्पिटिटिव। यस, आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, आपके टीम में, आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द, आप देखेंगे हर चीज के लिए कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए नेगोशिएशन स्किल में दक्षता, निपुणता रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जी, अब समय आ गया हम उन उसूलों के बारे में बात करें, उन गाइडलाइंस के बारे में बात करें, जिस पर अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली ध्यान दें जब हम नेगोशिएट कर रहे हैं किसी भी इंसान से, तब वो हमें बहुत ही फायदा कर सकते हैं और हम कभी भी लूजिंग एंड में नहीं रहेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, जहां तक भी संभव हो नेगोशिएट ना करें। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा जहां तक संभव हो नेगोशिएट ना करें। Isn't this video about negotiation? करते वक्त क्या ध्यान दें और मैं बोल रहा हूं नेगोशिएट ना करें? जी हाँ, आपने सही सुना। मैं इसलिए बोल रहा हूं नेगोशिएट हम क्यों करते हैं? अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, हमने नया धंधा शुरू किया है और नए नए लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, सामान बहुत दिन से पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फॉर एविडेंट रीजन, राइट? लेकिन अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि यस, मैं जो सामान बेच रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं, मैं जो सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, इट इज वैल्यू ऑफ मनी, यानी सामने वाला जो पैसा देगा उसके बदले में मैं उसके इक्विवेलेंट सर्विस दे रहा हूं, उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट दे रहा हूं, ऑफरिंग कर रहा हूं, तब नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं। आप बड़े बड़े मॉल में जाइए, बड़े बड़े दुकानों में जाइए, क्या कभी कोई आपको फ्रेश स्टॉक ऑफ गारमेंट्स में डिस्काउंट देगा? नहीं। जो क्लोजिंग सेल्स होता है, जो ईयर एंड सेल्स होता है, आपको उसमें डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन फ्रेश स्टॉक पे कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको गारंटी है कि कोई ना कोई ग्राहक आएगा जो हमें ये चीज सामान हमसे खरीदेगा। सेम वे, अगर आपको कन्विक्शन है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट वर्थ है इस पैसे के लिए, नेगोशिएट ना करें। ऑल्सो एज अ बायर हमें ये चीज देना है कि हमें ज्यादा पुशी नहीं बनना है नेगोशिएट करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए आप सामने वाले से कोई 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो आपको डिस्काउंट दे, जाने क्वालिटी, अगर वो कोई सर्विस ऑफर कर रहा है, हो सकता है वो क्वालिटी आपको उस लेवल का ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। हमारे यहाँ पर एक दर्जी है जो पैंट सीने का 300 रुपए लेते हैं। मैंने बोला मैं आपको 330 रुपए दूंगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि पैंट एकदम बेहतरीन तरीके से सिलना चाहिए, फिटिंग आप जो ले रहे हो वो उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप ताजुब होंगे ये जानकर कि क्वालिटी जो था, मैं जो उम्मीद कर रहा था उससे ज़्यादा बेहतर था। यही होता है जब हम आगे बढ़ के थोड़ा इंसेंटिवाइज कर देते हैं पूरे डील को, पूरे ट्रांजैक्शन को, आप सामने वाले का जो बेस्ट आउटपुट है ना, आप वो फिर एक्सपेक्ट कर पाओगे, सामने वाले का लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर पाओगे। एक्सट्रीम हाई चांसेस है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट फिर उस काम में देगा। जब आप नेगोशिएट नहीं करते और आगे बढ़ के थोड़ा उस डील को इंसेंटिवाइज कर देते हैं, ये चीज ध्यान में रखिए। जहां तक हो सके नेगोशिएट ना करें। सेकेंड पॉइंट है, हमेशा अपने कमिटमेंट को अपने फीलिंग से ज्यादा महत्व दें।
जी हाँ, आप देखेंगे फीलिंग्स हमेशा हमारी चेंज होती रहती है, समय के साथ, लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, है ना? लेकिन कमिटमेंट एक ऐसा चीज़ है, जब तक गोल अचीव ना हो जाए, हम उसको बरकरार रखते हैं। ये चीज़ है, जब हम खुद के साथ ही नेगोशिएट करने लग जाते हैं, मान लीजिए आपका इस महीने का टारगेट था ब्ला, ब्ला, ब्ला अचीव करना, लेकिन आपने सोचा लास्ट 3 महीने से तो मैं अचीव कर ही रहा हूँ, 1 महीना नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इस समय आपने क्या किया, अपने आप को एक रिलैक्सेशन दे दिया, एक एस्केप रूट दे दिया, बस यही हो जाता है। जब अगली बार आप किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट देंगे ना, आप देखेंगे उस कमिटमेंट में जो वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं होगी। बहुत ही फ्रिकल माइंड हो जाएगा, आप वापस से एस्केप रूट ढूँढना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हमेशा, हमेशा, हमेशा अपने कमिटमेंट को ज़्यादा वैल्यू दें अपने फीलिंग से। और जैसे ही आप ये करने लगेंगे, आप देखेंगे दूसरे लोगों से आप ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा ट्रस्ट, ज़्यादा अटेंशन आप गेन कर पाएंगे और लोग सोचेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है। राहुल द्रविड़, इंडियन टीम जब पूरी लड़खड़ा जाती थी तब उनको भेजा जाता था और कहा जाता था आप इस टीम को स्टेबल करो, विकेट ना गिरने दो, और वो वही करते थे। चौका छक्का भी मारते थे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य रहता है कि पारी को थोड़ा संभाल लेना। आप देखेंगे जब आप खुद से नेगोशिएट नहीं करते तो लोग आप पर विश्वास बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। आपको विश्वास से देखेंगे कि हाँ, इन पे डिपेंड किया जा सकता है। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? थर्ड पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कभी भी पहला जो दाम है, पहला जो ऑफर है, जो सेलर आपको एज अ बायर ऑफर कर रहा है, वो स्वीकार ना करें, क्योंकि वो उनका बेस्ट ऑफर नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपको उस समय ले चलता हूं जब आप अपने जॉब में आ रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे और आप एक सैलरी नेगोशिएशन के राउंड में पहुंच चुके थे। याद आया? अब याद आया? यस। ले चले अपने मन को वहां पर। आप देखिए, जो पहला जो ऑफर दिया था, आपने अनकॉन्शियसली उसको ठुकरा दिया था, राइट? 99% हो सकता है कुछ लोग आपने पहला ही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन आपको भी लगा नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग दैट दे कैन ऑफर, दे कैन गिव मी अ मच बेटर ऑफर, राइट? आपके मन में भी एक इंस्टिंक्ट आया। दिस इज व्हाट हैपेंस, कि कभी भी पहला ऑफर स्वीकार ना करें सामने वाले से। जाने वो भी एक मार्जिन लेके चल रहे हैं, वो भी जानते हैं कि हाँ, आप पहली बार में नहीं मानोगे, और वो अपना जो बेस्ट ऑफर है वो छुपा के रखते हैं। हाँ, हमेशा ऑलवेज आस्क फॉर ए बेटर ऑफर जब आप एक बायर हैं, चाहे आप टीम के साथ ही नेगोशिएट क्यों ना कर रहे हो, कोई टाइम लाइन पे, कोई टारगेट पे, कोई फिगर पे। हाँ, हमेशा जाने पहला ऑफर इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑफर फ्रॉम द सेलर टू यू। वेट फॉर द बेस्ट ऑफर। चौथा पॉइंट दोस्तों, कभी भी सामने वाले को खुद से पहला ऑफर ना दे। बहुत ही इंटर रिलेटेड है थर्ड पॉइंट के साथ। मान लीजिए आप एक सेलर हैं, आप कोई सामान बेच रहे हैं जो है 100 रुपए का। कस्टमर आए, कस्टमर ने देखा, आपने उनको बोला 100 रुपए का सामान है, उन्होंने ओके ठीक है, और फिर वो दुकान में कहीं और देखने लग गए। हाँ, और इससे पहले आप वो कुछ बोल पाता, आपने फिर से ऑफर कर दिया, अच्छा ठीक है 80 रुपए में ले लीजिए। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं था कि कस्टमर ने ऑलरेडी मन बना लिया था और वो 90 रुपए आपको कोट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने एक और लोअर रेंज उनको ऑफर कर दिया जो था 80 रुपए। इसमें हुआ क्या, 90 रुपए जो देना चाह रहे थे और 80 रुपए तो आप दे रहे हैं, 10 रुपीज यू लॉस्ट इमीडिएटली। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो कभी भी खुद से पहला ऑफर कोट ना करें, वेट फॉर देम। इस समय हमेशा बहुत ही स्किलफुली सामने वाले के कोर्ट में बॉल को डाल दें। तो मान लीजिए आप सैलरी नेगोशिएशन स्टेज पर हैं, आपका एक्सपेक्टेशन है 20 लाख अपने जॉब ऑफरिंग के लिए, और एचआर वालों के साथ आपकी बात चल रही है, एचआर वालों ने पूछा आपसे कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, बताइए। तब आप बोल सकते हैं कि सर मुझे लगता है इंडस्ट्री के बारे में आप ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, कंपनी की जो भी पॉलिसी हैं, और मेरा एक्सपीरियंस और एजुकेशन को कंसीडर रखते हुए मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर मुझे सजेस्ट कर पाएंगे क्या पैकेज आप ऑफर करना चाहेंगे। हाँ, अब हो सकता है एचआर का बजट हो 25 लाख रुपए, लेकिन अगर आप कोट कर दे खुद से 20 लाख रुपए, तो अगेन जैसे दुकानदार ने 10 रुपीज़ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया था, आप 5 लाख शायद लॉस्ट कर दें। तो अपने जबान को काबू में रखें, कुछ ना बोले, इस तरह से वापस बॉल को उनके कोर्ट में डाल दें। अब हो सकता है वो बोले आपको ठीक है हम आपको देंगे 18 लाख रुपए। इस समय फिर से कैसे डॉच करें? अगेन अपने अपने जो आपके यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सर मुझे लगता है मेरा एजुकेशन, मेरा टैलेंट, मेरा स्किल सेट और मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस
एक बेहतर पैकेज को डिजर्व करता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर से एक बार रिकंसीडर करें अपना ऑफर। इस तरीके से वापस आपने क्या किया, बॉल को फिर से उनके कोर्ट में डाल दिया। अब हो सकता है वो फिर से आपको पूछे, इसीलिए हमने शायद आपको पहले ही कहा था कि आप ही बताइए, आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन आपको क्या करना है, इस भावना में नहीं बहना है। अपने आप को, जो जाकिर खान बोलते हैं ना, सख्त बना के रखना है और उनको रिक्वेस्ट करना वापस। मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, आप ही ऑफर कीजिए कुछ। डू नॉट गिव अवे द कोट, डू नॉट ऑफर द फर्स्ट कोट योरसेल्फ। सो हमेशा इस केस में थर्ड रूल भी अप्लाई करना है कि पहला दाम जो उन्होंने बोला वो स्वीकार नहीं करना है और खुद से भी कोट नहीं करना है। लेट देम, जब तक वो आपका जो थ्रेशहोल्ड है, आपका जो टारगेट है, उसको मैच ना करे, एक्सीड ना करे। समझ में आ रहा है? इजंट इट इंटरेस्टिंग? फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल मतलब, मान लीजिए आपके पास 3 ब्रह्मास्त्र है, आपका देखने का शक्ति, आपका सुनने का शक्ति और आपका बोलने का शक्ति। तो 80-20 रूल कहता है कि अपने देखने और सुनने की शक्ति को आप 80 टाइम यूज करें और अपने बोलने की शक्ति को सिर्फ और सिर्फ 20 टाइम यूज करें। जी हाँ, होता क्या है दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो शक्ति है, वो थोड़ा बैक सीट पे चला जाता है, जिसकी वजह से शायद हम पहले जो 4 उसूल है उसको शायद हम स्किप कर दें। लेकिन जब हम सुनते ज्यादा हैं तो आपके जो कॉन्शियस लेवल है, आपका जो अवेयरनेस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से वो चूक नहीं होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और आप एक बेहतर नेगोशिएटेड स्टेट में डील को क्लोज करने के लिए ज़्यादा सक्षम रहते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखें 80-20 रूल। अगर 3 वेपन है आपके पास सुनने, देखने और बोलने के लिए, सुनने और देखने को 80 बार यूज करें और कहने को सिर्फ 20 टाइम्स। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है भंडारा ना बांटे। जी, मैं वो भंडारा नहीं बोल रहा हूं जो आप गरीब लोगों को या फिर जरूरतमंदों को खिलाते हैं, उसके लिए वो तो जरूर कीजिए और बढ़ चढ़ के कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी नेगोशिएशन में फ्री में कभी किसी को मुफ्त में डिस्काउंट ना दे। मुफ्त में डिस्काउंट ना दे, जी हाँ, हमेशा इंश्योर करें कि सामने वाले ने वो डिस्काउंट कमाया है। जी हाँ, कभी भी। और इस चीज का उनको एहसास भी दिलाएं। मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को बिना बोले 10% डिस्काउंट दे दिया। इस बार आप आए हैं सर, ये ले रहे हैं, ये लीजिए 10% डिस्काउंट। सामने वाले का क्या हुआ मन में, वाओ, मेरे बिना बोले ही इस इंसान ने मुझे 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मार्जिन तो और ज्यादा होगा, अगली बार जब मैं आऊंगा तो और ज्यादा डिस्काउंट लूंगा। और वो जो अगली बार आते हैं उनका एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई हो जाता है, वो एक्सपेक्ट करेंगे 25%। अब मान लीजिए आपका मार्जिन ही 30% है, आपने पहली बार तो 20% प्रॉफिट कमा लिया उस ट्रांजैक्शन से, लेकिन अगर कस्टमर 25% डिमांड करे, आपका मार्जिन कितना बचता है, 5%। लेकिन इस सिचुएशन में डाला भी किसने, खुद को, आपने खुद ने। क्यों? क्योंकि आपने ही एक गलत ट्रेंड सेट किया, आपने ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट किया कस्टमर को। सो ऑलवेज इंश्योर कि अगर आप सामने वाले को कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, लेट हिम और हर अर्न इट। सेम गोज विथ योर टीम। अगर आप सामने वाले को आज जल्दी जाने दे रहे हैं, सामने वाले को छुट्टी सैंक्शन कर रहे हैं, ऑलवेज इंश्योर कि उसके बदले में उसने कुछ वाकई में वर्थवाइल काम किया है। लेट हिम और हर अर्न दैट डिस्काउंट। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट है दोस्तों, अपने ताश के पत्ते, भले ही गेम खत्म हो चुका है, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को ना दिखाएं। इसका क्या मतलब है, मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। कुछ सालों पहले जब मैंने कॉर्पोरेट में कदम रखा, जिस कंपनी में मैं काम करता था, कुछ महीनों के बाद ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को ले ऑफ कर दिया। मैं डेस्परेटली काम ढूंढ रहा था अपने नोटिस पीरियड के दौरान और मुझे एक और रिटेल कंपनी में जॉब मिल गया। पहले कंपनी में मुझे शायद 4,20,000 मिलते थे, नेक्स्ट कंपनी में मुझे ऑफर किया गया 5,60,000 रुपए। मैं बहुत खुश हो गया, वाओ, घर के पास है, डेजिग्नेशन मैनेजर की है और ये अच्छा जंप, और चौथा रिटेल इंडस्ट्री में ही, मुझे और क्या चाहिए था। मैंने ज्वाइन कर लिया वो कंपनी। हुआ ये, 1 महीने बाद हम लोग एचआर टीम में एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे और जो रिक्रूटर था, जिन्होंने फर्स्ट लेवल मेरे साथ इंटरेक्ट किया था और सैलरी नेगोशिएट किया था, उन्होंने बातों बातों में आकर, भाव में आकर हंसते हंसते बोल दिया, अरे दीपन जी, हाँ, आप तो बहुत सस्ते में मान गए। इसका क्या मतलब है?
बोला हम तो सोच रहे थे कि आपको 7 लाख देने को तक हम तैयार थे, आप तो 5,60,000 पे ही मान गए। और ये सुन के मेरा तो एकदम एकता कपूर के सीरियल जैसा ढैंग 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 हो गया। मुझे लगा मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, दूसरा मुझे लगा ये इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है। भले ही हम लोग एक डिपार्टमेंट के हैं, बट ही शुड नॉट हैव शेयर्ड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विथ मी, राइट? हाँ। थर्ड, उस इंसान ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी गवा दी। क्या मैं उस इंसान पर अगली बार कभी भरोसा कर पाऊंगा? कभी भी नहीं। यही होता है। हो सकता है आप किसी क्लाइंट के साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो, ऐसा रैपो आपने बिल्ड कर लिया है, लेकिन कभी भी गलती से भी अपने ट्रेड सीक्रेट कभी भी उनके साथ शेयर ना करें। बिजनेस को, रिलेशनशिप को एकदम अलग अलग रखें। वर्किंग प्रोफेशंस को और पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्कुल अलग रखें। देयर शुड बी फ्रेंडशिप, लेकिन कभी भी इस गेम में, नेगोशिएशन के इस गेम में, कभी भी अपने ताश के पत्ते खोल के उन्हें कभी ना दिखाएं, चाहे गेम खत्म ही क्यों ना हो गया हो। और आखिरी पॉइंट दोस्तों, जो मुझे बहुत ज्यादा फायदेमंद लगा, जो मैंने अभी अभी कुछ महीनों पहले ही इस्तेमाल किया, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं, वो ये है, कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने की हड़बड़ी में ना रहे। इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे 5 रुपए के सामान को खरीदने के लिए क्या आप सोचेंगे 50 रुपए का ले लो, 500 रुपए का क्या है ये, अच्छा ले लो। 5,000 का सामान, अच्छा क्या है ये, क्या करोगे इसका, ओके ये फायदा, ठीक है ले लो। 50,000 का सामान, ये इसकी क्या जरूरत है, अच्छा क्या करोगे इसका, और जो इतने सारे सामान हैं ये कहां कहां यूज करोगे। आप गौर कर रहे हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, आपके सवाल बढ़ते जा रहे हैं, आप और ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, इसको इन्वेस्ट करना है या फिर एक खर्चा है। Isn't it? Yes, no? और उस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए भी जो समय है वो ज्यादा लगेगा आपको। 5 मिनट के लिए आप पलक भर भी नहीं सोचोगे, 500 रुपए के लिए आप 1 सेकंड के लिए शायद सोचोगे, 5,000 के लिए शायद आप एक दिन सोचो, 50,000 के लिए आप शायद कुछ दिन सोचो, लेकिन वही अगर मैं बोलूं 50 लाख के लिए, शायद आप जिंदगी भर में एक बार ऐसा डिसीजन लेना चाहेंगे, राइट? जो मैंने लिया। हम लोग एक नया घर की तलाश कर रहे थे, अभी जिस घर में रहते हैं उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो हमने एक घर देखा अपने घर के पास ही। मैं बिल्डर और जो एजेंट है उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब उन्होंने हमें घर दिखाया, घर हमें पसंद भी आया, हमने 2-3 बार जाके घर देख के भी आ गए। अब मैं देखा कि रोज हम लोग का फोन में बात हो रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो जो इंटरेक्शन था वो बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ गया। जो सेल्समैन है वो भी फोन करने लग गए, उनके मैनेजर फोन करने लगे, उनके रीजनल हेड फोन करने लगे, उनके हेड ऑफिस से कॉल आने लग गया। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गया और मुझे लगा कि ये बहुत डेस्परेट नजर आने लगे। अब मैंने क्या किया, एक और एजेंट के थ्रू पूछा कि क्या हो रहा है ऐसा। तब मुझे पता चला कि जो बिल्डर और जो एजेंट थे उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था कि इतने दिनों में आप हमारा ये फ्लैट्स बेचेंगे, वो कंप्लीट होने के लिए आ गया था, जिसकी वजह से वो जितने भी दिन बाकी थे उसमें जितना ज्यादा इन्वेंट्री सेल कर पाए उस पर लगे हुए थे। सो आई सेंस दैट डेस्परेशन इन देम, राइट? सेम होगा जब आप किसी डील को एज अ सेलर क्लोज करने के लिए हड़बड़ी दिखाएं। सामने जो बायर होगा वो भी इस चीज को भांप लेगा, सेंस कर लेगा, और ये डेस्परेशन में वो शायद डील से बैकआउट कर जाए, जैसे मैंने बैकआउट कर गया। अभी हम लोग दूसरा घर देख रहे हैं। आपका महीनों का मेहनत आपके हड़बड़ी की वजह से शायद वेस्ट में चला जाए। तो कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो कितना भी बड़ा वैल्यू हो, उसके हिसाब से उसको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें और उसको उस टाइम फ्रेम का इज्जत दे, वो समय दे। हाँ, उसको जल्दी से क्लोज करने के लिए हड़बड़ी ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके महीनों की मेहनत आपके हड़बड़ी की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट। सो दोस्तों, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड ऑन नेगोशिएशन स्किल। जल्दी से समराइज कर लेते हैं वो सारे उसूल जो हमें थोड़ा ध्यान देने चाहिए जब भी हम नेगोशिएट करें। फर्स्ट, जहां तक संभव हो नेगोशिएट ना करें। क्यों? अगर आपका कन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके सर्विस के ऊपर, आपके नॉलेज, आपके स्किल सेट के ऊपर कि हाँ भाई खेल लेगा, डू नॉट नेगोशिएट। सेकेंड पॉइंट, हमेशा 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 अपने कमिटमेंट को अपने फीलिंग से ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा वैल्यू दें। जैसे ही आप देंगे, आप देखेंगे लोगों का विश्वास जीतेंगे, लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे और लोग देखेंगे कि हाँ आप पर डिपेंड किया जा सकता है। तो जितना हो सके कभी खुद के साथ नेगोशिएट ना करें। तीसरा पॉइंट दोस्तों, कभी भी
पहला ऑफर जो सेलर दे रहा है आपको, कभी भी पहला ऑफर एक्सेप्ट ना करें। जाने हमेशा एक बेहतर ऑफर उसके पास उनके पिटारे में है, जो वो आपको देने को तैयार है, बशर्ते आप पहला ऑफर ठुकरा दें। चौथा पॉइंट जो बहुत ही रिलेटेड है थर्ड पॉइंट के साथ, कभी भी खुद से पहला ऑफर कोट ना करें, हमेशा बॉल को उनके कोर्ट में डाल दें। तो तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड है। पांचवा पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, 80-20 रूल। अगर 3 आपके पास ब्रह्मास्त्र है, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने और सुनने की क्षमता को 80% टाइम इस्तेमाल करें और कहने की क्षमता को सिर्फ 20% टाइम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फ्री में भंडारा कभी ना बांटे। लेट योर क्लाइंट, योर टीम, योर स्टेक होल्डर अर्न दैट डिस्काउंट, अर्न दैट ऑफरिंग। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ताश के इस खेल में, नेगोशिएशन के, कभी भी अपने पत्ते सामने वाले को ना दिखाएं, भले ही गेम खत्म ही क्यों ना हो गया हो। आप देखेंगे सामने वाले की नजरों में आप अपना क्रेडिबिलिटी गवा बैठेंगे और वो अगली बार आपको कभी भी विश्वास नहीं करेगा। कभी भी अपने ट्रेड सीक्रेट सामने वाले को उजागर ना करें, भले ही गेम खत्म क्यों ना हो गया हो। और आखिरी, कोई भी ट्रांजैक्शन एज पर देयर वैल्यू, उनका एक टाइम फ्रेम होता है कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हड़बड़ी ना दिखाएं, जल्दबाजी ना करें, हो सकता है आप वो पूरा ही डील गवा बैठे। थैंक यू दोस्तों, आई रियली होप आपको कुछ नया जानने को मिला। कौन से उसूल या फिर कौन से गाइडलाइन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो देखकर कुछ अच्छा लगा हो, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप में, अपने सोशल नेटवर्क में, फेसबुक में। और अगले हफ्ते में फिर से मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक पर, कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, टिप्स एंड टूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन। जय हिंद।